गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेरिडोफाइटा का दूसरा जनरा आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले लाइकोपोडियम हम पढ़ चुके हैं, जो कि इसी क्लास लाइकोप्सिडा का सदस्य है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी जीनस हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर से उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लगभग इसका जो क्लासिफिकेशन है वो लाइकोपोडियम से मिलता जुलता है। डिवीजन लाइकोफाइटा का मेंबर है, क्लास लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम की भी लाइकोप्सिडा थी, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेलेसी और जीनस सिलेजिनेला। दूसरा जो हम पॉइंट ले रहे हैं, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्राप्ति स्थान और वितरण के नाम से जानते हैं। सिलेजिनेला की जो स्पीसीज होती है वो किस जगह पाई जाती है या कौन कौन से भागों में पाई जाती है, इनका कॉमन नाम या कुछ स्पीसीज़ का नाम जो है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि विश्वव्यापी वंश है। विश्वव्यापी का मतलब विश्व के सभी भागों में पाया जाता है और मुख्य रूप से टेम्परेट, जिसे हम शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो भाग होते हैं वहाँ पे मैदानों और पहाड़ी भागों में ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम अध्ययन करें तो सिलेजिनेला की 700 स्पीसीज लगभग पाई जाती है और कॉमन नेम में इसमें स्पाइक मॉस और स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। लाइकोपोडियम के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि कुछ कॉमन नेम होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। सामान्यतः जो सिलेजिनेला है, नम और छायादार स्थानों पर इसकी अधिकांश जातियां पाई जाएगी। मतलब इस प्रकार के हैबिटेट में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ जिसमें सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, यहाँ एक मैंने स्पीसीज़ का नाम लिख रखा है, और सिलेजिनेला लेपिडोफिला, ये दो स्पीसीज़ है जो मरुद्भिद आवास में पाई जाती है। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सिलेजिनेला की मरुद्भिद जाति का नाम बताएं, तो आपको इसमें सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला लेपिडोफिला का नाम याद रखना है। कुछ जातियां अधिपादप के रूप में भी पाई जाती है, जो वन होते हैं उनके वृक्ष के जो होते हैं उनके स्तंभ में आपको देखने को मिलेगी। अब जो दूसरी इसकी जो विशेषता होती है, इसकी जो जातियाँ, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो गुच्छित स्वभाव या जिसे हम कैस्पिटोज हैपिड, या मैंने नाम लिख रखा है, वो दर्शाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो या शुष्क अवस्थाएं, जिसे हम बोलते हैं ड्राई कंडीशन में, सिलेजिनेला की जो जातियाँ होती है वो सूख कर गेंद की तरह हो जाती है, गोल हो जाती है और बिल्कुल सूखी हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही इनको पानी मिलता है वापस, या फेवरेबल जब कंडीशन होती है, तो ये वापस बिल्कुल ग्रीन, ताज़े और हरे हो जाते हैं और इस वजह से इसे हम रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्जीवनी पौधे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसे पुनर्जीवनी पौधे के रूप में जाना जाता है, तो आप उसमें सिलेजिनेला का नाम ले सकते हैं। भारत के अंदर लगभग इसकी 70 स्पीसीज़ पाई जाती है और इसमें से कुछ, जैसे मैं सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस का नाम हमने ले लिया था, लेपिडोफिला का नाम ले लिया। इसके अलावा सिलेजिनेला क्रॉसियाना एक कॉमन स्पीसीज़ जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। सिलेजिनेला मोनोस्पोरा दूसरी स्पीसीज़ है, ये भी भारत में पाई जाएगी। सिलेजिनेला मेगाफिला, यानी इस प्रकार की काफ़ी स्पीसीज लगभग 70 के करीब इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल में 2 पीढ़ियाँ होती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। एक बीजाणुद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। तो सबसे पहले, क्योंकि मुख्य पादप पीढ़ी टेरिडोफाइटा की बीजाणुद्भिद होती है, तो बीजाणुद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये जानकारी रखनी है कि जो बीजाणुद्भिद होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। तो सबसे पहले हम बाहरी यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसे हम बाह्य संरचना कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जड़, तना और पत्ती की बाह्य संरचना, और फिर जब हम टीएस काटते हैं तो किस प्रकार का रंग आपको उसमें दिखाई देता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्पोरोफाइटा होता है आपको, जिसे हम बीजाणुद्भिद कहते हैं। सामान्यतः जो सिलेजिनेला होता है उसके आकार, समिति और मॉर्फोलॉजी में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। कैसे मिलेगी? जैसे सिलेजिनेला की जो क्रॉसियाना स्पीसीज है वो क्रीपिंग होती है, जिसे हम विसर्पी कहते हैं। इसी प्रकार सिलेजिनेला सेलेजिनोइडिस जो है ये इरेक्ट यानी सीधा पाया जाता है प्लांट। इसी प्रकार सिलेजिनेला एलिगेंस, जिसे हम कहते हैं, वो आरोहण करता है। आरोहण, इसमें एक आगे हम पर अध्ययन करेंगे कि रूट के साथ साथ एक स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर और पाई जाती है, जिसे हम राइजोफोर कहते हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा, कुछ इसकी स्पीसीज़ बहुवर्षीय भी होती है, कुछ इसकी जो जातियाँ होती है वो वार्षिक या एनुअल होती है। तो काफ़ी विविधता होती है। साइज़ के अंदर भी आप देखोगे तो टेरिडोफाइटा आपको कुछ सेंटीमीटर से लेकर 20 मीटर तक भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बीजाणुद्भिद में काफ़ी विविधता पाई जाती है, तो हीरोनाइमस नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1900 में
सेलेजिनेला की जो स्पीसीज थी उसे सेलेजिनेला की जातियों को दो उपवंशों में विभाजित किया, एक होमियोफिलम और एक हेटेरोफिलम। जैसा कि लाइकोपोडियम में भी हमने देखा था कि विविधता होने के कारण उसे भी दो उपवंशों में विभाजित किया गया था। तो होमियोफिलम का मतलब होता है, फिल्म जो है वो पत्ती के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। होमियोफिलम का मतलब होता है कि इस पौधे के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं वो एक समान होगी, और हेटेरोफिलम के अंदर अलग अलग होगी। सामान्यतः जो होमियोफिलम है उसके अंदर लगभग 50 स्पीसीज पाई जाती है, और इसका जो स्टेम या जो प्लांट होता है वो सीधा होता है और द्विभाजी शाखित होगा। पत्तियां आइसोफिलस यानी समान और स्पाइरल जिसे हम सर्पिल कहते हैं उस क्रम में व्यवस्थित होती, और सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और सेलेजिनेला सेलेजिनोइडिस, ये जो दो स्पीसीज मैंने आपको इसमें बताई है वो इसमें मुख्य रूप से पाई, मतलब और भी स्पीसीज है 50, लेकिन दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। हेटेरोफिलम इससे उल्टा है कि 50 स्पीसीज है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुल मिला के 700 स्पीसीज है, तो अधिकतर स्पीसीज किस में पाई जाएगी, हेटेरोफिलम उपवंश के अंदर पाई जाएगी। इसका जो प्लांट होगा प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सीवेंट्रल होगा, ब्रांचिंग होगी वो डाइकोटोमसली ब्रांच न होकर इरेगुलर होती है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि दोनों प्लांट के अंदर किस प्रकार का अंतर होता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो पत्तियां होती है वो विषम पर्णी होगी, यानी एक ही पौधे के अंदर दो प्रकार की पत्तियां हो सकती है, इस वजह से इसको हम हेटेरोफिलम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो सेलेजिनेला क्रॉसियाना और सेलेजिनेला रैपिडोफिला के आप याद रख सकते हो। तो दोनों उपवंश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो दोनों डायग्राम है, ये पहला है जो होमियोफिलम का प्लांट, सॉरी ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है सेलेजिनेला सेलेजिनोइडिस, क्योंकि होमियोफिलम का है जिसमें प्लांट है इरेक्ट सेकंड नंबर पे। ये जो प्लांट है ये होमियोफिलम का है। आप देख सकते हैं कि प्लांट आपको सीधा दिखाई दे रहा है, द्विभाजी शाखित दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये सेलेजिनेला की होमियोफिलम जो उपवंश है उसमें पाई जाएगी। और ये पहला जो डायग्राम दिख रखा है जो हेटेरोफिलम है, जिसमें ये प्रोस्टेट दिखाई दे रहा है, पत्तियां भी दो से अधिक प्रकार की दिखाई दे सकती है आपको। और अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें अध्ययन करेंगे, ये राइजोफोर आप देखेंगे, स्टेम, रूट, लीव्स के अलावा राइजोफोर नामक एक संरचना पाई जाती है, इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो दोनों जो सब जीनस है, दोनों जो उपवंश है, उनमें अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में हमने इस डायग्राम से समझने का प्रयास किया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसकी जो पत्तियां होती है उस पत्तियों के अंदर भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। जैसे आप ये देखें कि जो सबसे पहला डायग्राम है जो जिसको हम हेटेरोफिलम कहते हैं, उस हेटेरोफिलम का आपको डायग्राम दिखा रखा है। इसमें दो प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही है। कुछ पत्तियां, दो पत्तियां हैं जो वेंट्रल सरफेस जिसको हम कह रहे हैं वो बड़ी दिखाई दे रही है, और डॉर्सल सरफेस आपको छोटी दिखाई दे रही है। जैसे आप इस पत्ती का अध्ययन करते हो तो पत्ती का जो आधार होता है, यहाँ आप इस डायग्राम में देखें, इस लीफ के पास एक छोटी सी संरचना आपको दिखाई देती है, और इस संरचना को सभी मतलब ऊपरी सतह पर ये और झिल्लीवत संरचना होती है, इसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेलेजिनेला के पत्तियों के आधार पर एक छोटी सी संरचना आपको दिखाई देती है। पत्तियां भी आपको सारी की सारी लघुपर्णी दिखाई देगी। अगर इसका आकार देखें तो सरल होती है, अंडाकार हो सकती है, इस प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन सबसे मेन है इसमें ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। अगर आप इस लिग्यूल का विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो इस लिग्यूल को, ये जो छोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसका एनलार्ज करके ये डायग्राम दिखा रखा है। तो जो भी लिग्यूल है, इस लिग्यूल के आधारीय भाग में एक पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं से निर्मित फूट जैसी एक संरचना होती है, आप ये देख सकते हैं, और उस संरचना को हम बोलते हैं ग्लोसोपोडियम, है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्लोसोपोडियम होता है, एक पिट, ये देखा आप, इस पे ये देखें, इस पिट के अंदर ये धंसा रहता है जिसे हम लिगुलर पिट कहते हैं, इसके अंदर ये दिखाई देगा। तो लिग्यूल जो है ये सेलेजिनेला के आइडेंटिफिकेशन का मुख्य लक्षण है। थ्योरी के अंदर कई बार पूछा जाता है कि आप लिग्यूल से क्या समझते हैं, या सेलेजिनेला की पत्ती की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में समझाएं, या लिग्यूल के बारे में, लिग्यूल का सचित्र वर्णन करें। तो ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो लिग्यूल है इसका फंक्शन मुख्य रूप से आपको कैसा होता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मतलब वैज्ञानिक नहीं बता पाए, लेकिन ये माना जाता है कि वाटर एब्जॉर्बिंग के अंदर या स्त्रावन के अंदर इसकी कुछ मुख्य भूमिका होती है। अच्छा, एक तो ये अब हम लोगों ने डायग्राम देखा, एक वापस इस डायग्राम पे हैं, आप ये देखें, ये आप देखें कि कुछ रूट आपको दिखाई दे रही है, रूट के साथ साथ कुछ और संरचनाएं जिसे हम राइजोफोर कहते हैं, ये भी आपको दिखाई देगा। तो सेलेजिनेला की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है, इसमें स्तंभ के जो द्विभाजी शाखन यानी डाइकोटोमसली जो पॉइंट होता है वहाँ से अशाखित पर्णहीन शाखाएं नीचे की ओर निकलती है, इसे हम राइजोफोर कहते हैं। तो इस राइजोफोर का जो नेचर है, मॉर्फोलॉजिकल नेचर है, वो काफ़ी विवादास्पद है। इसके ऊपर भी थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने जो जड़, तना और पत्ती जो सेलेजिनेला के अंदर पाई जाती है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया।
तो अब यहाँ आपके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है और राइजोफोर है, 4 भाग है। तो चारों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, टीएस ऑफ रूट, जड़ की आंतरिक संरचना। ठीक है, राइजोफोर की लाइकोपोडियम की जो जड़ होती है, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसके अंदर जड़ें होती है वो एडवेंटिटस पाई जाती है। तो जैसे ही आप जड़ का संरचना का अध्ययन करोगे, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो रूट के अंदर मुख्य रूप से आपको एपिडर्मिस होती है, वो एक स्तरीय पतली भित्ति युक्त दिखाई देती है, इसे हम एपिब्लेमा का नाम से जानते हैं। इस पर रूट हेयर देखने को मिलेंगे, ये आपको रूट हेयर भी इसमें दिखाई देते हैं। पेरेनकाइमा होता है, जैसे हाइपोडर्मिस, और जो भी इसका कॉर्टेक्स होता है वो दृढ़ोतक कोशिकाओं से निर्मित हो सकता है। एंडोडर्मिस आपको इसमें दिखाई दे रही है, परिनम, फ्लोएम, जाइलम सब दिखाई देते हैं। और सामान्यतः इसमें मोनार्क कंडीशन, जिसमें जाइलम की संख्या सामान्यतः 1 आपको देखने को मिलेगी, फ्लोएम इसका बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। एक्सार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है, ये देखें, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। तो रूट की जो संरचना होती है वो एकदम अपन ये कह सकते हैं कि नॉर्मल या सामान्य संरचना आपको देखने को मिलेगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक और संरचना रूट के जैसी की जैसी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम राइजोफोर कहते हैं। आप रूट, जैसे आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, एक ये राइजोफोर का है, ठीक है। तो राइजोफोर की जो संरचना होती है वो रूट से लगभग मिलती जुलती है। अंतर आपको क्या दिखाई देता है कि लगभग समान है, परंतु थोड़ा सा इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। इसकी भी एपिडर्मिस देखें, जड़ के समान एक स्तरीय है, लेकिन इन अच्छा, इसके ऊपर कई बार आपको क्यूटिकल देखने को मिल सकती है। एपिडर्मिस के ऊपर इस प्रकार से इसमें क्यूटिकल आपको देखने को मिल सकती है, जबकि जड़ के अंदर आपको क्यूटिकल दिखाई नहीं देगी। जड़ के अंदर आपको रूट हेयर दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर आपको रूट हेयर दिखाई नहीं देते। तो लगभग जो संरचना है वो बिल्कुल लगभग समान है। कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा या हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ हो सकता है। एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, परिनम, फ्लोएम, मेटाजाइलम, जाइलम, इसमें भी एक्सार्क कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है राइजोफोर की, वो बिल्कुल रूट के समान आपको दिखाई देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेजिनेला का स्टेम, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि जितने भी जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रंभ या स्टील पाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्टेम को देखेंगे, जो स्टेम होता है वो एक स्तरीय एपिडर्मिस से बना होता है। इसके अंदर क्यूटिकल आपको दिखाई दे सकती है। इसका जो स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा या हेयर आपको दिखाई नहीं देंगे। जो कॉर्टेक्स है, जो सामान्यतः अधिकांश जातियों में जो कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमा से निर्मित होता है, कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित है। इंटरसेलुलर स्पेस आप देखेंगे, आप इसको, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको कम दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉर्टेक्स आपको स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से आपको दिखाई दिया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है रंभ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका करेक्ट है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। स्टील जिसे हम कहते हैं, मतलब परिरम और परिरम से घिरी हुई जो संरचनाएं होती है उसे हम स्टील कहते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो विशेष रूप से सिलेजिनेला के तने के अंदर आपको दिखाई देती है, और ये कोशिकाएं रेडियली रूप से या अरीय रूप से दीर्घित हो जाती है, और इन कोशिकाओं को हम ट्रेबिकुली कहते हैं। आप ये देखेंगे, यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम दे रखा है। तो आप जैसे कॉर्टेक्स के अंदर देखेंगे, कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं सामान्यतः किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इस प्रकार से गोल व्यवस्थित होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एंडोडर्मिस की कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड होगी, और इस संरचना को हम बोलते हैं ट्रेबिकुली। और इनके बीच में, क्योंकि रेडियली या अरी रूप से दीर्घित हो जाती है, तो इनके बीच में खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, उसे हम एयर स्पेस कहते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको सिलेजिनेला के स्टेम में एक ये ध्यान रखनी है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर परिरंभ है और जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाई देते हैं। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में हो सकता है कि ये ट्रेबिकुली, ये जो संरचना है वो आपको दिखाई नहीं दे। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टील होती है, स्टील का मतलब किस प्रकार का रंभ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों में रंभ की संख्या 1 से लेकर 16 तक पाई जा सकती है, यानी रंभ में असमानताएं पाई जाती है। सपोज आप इस डायग्राम में भी देखने को मिले तो आपको इसमें कितने रंभ दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में सिलेजिनेला के अंदर एक रंभ ये दिखाई दे रहा है और एक रंभ ये, तो रंभ की संख्या कितनी होगी, 2। यानी ऐसा स्टेम जिसमें रंभ 1 से ज़्यादा हो, तो इस प्रकार को हम पॉलीस्टिलिक कंडीशन कहते हैं। तो सिलेजिनेला के स्टेम में एक तो आपको एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो अरी रूप से दीर्घित हो जाती है उसे ट्रेबिकुली कहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखनी है। और दूसरी आपको जानकारी रखनी है कि रंभ की संख्या 1 से ज़्यादा आपको दिखाई देगी, इसलिए इस कंडीशन को पॉलीस्टिल कहते हैं। लाइकोपोडियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोटोस्टील ठोस प्रकार का रंभ था, और उसमें मिक्स्ड, प्लेक्टो, एक्टिनो, अलग अलग प्रकार के स्टील अलग अलग जातियों में आपको देखने को मिले थे। तो ये हमने जो अध्ययन किया लाइकोपोडियम के स्टेम का।
ये सिलिजनेला के स्टेम का अध्ययन किया। जो लीफ है सिलिजनेला की, जो कि आपको सामान्यतः आपको दिखाई देगी, इसमें कोई विशेष अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपरी और निचली जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट, ये आप यहाँ देखेंगे, ये अपर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस के अंदर ये आपको अंदर की तरफ इसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दिखाई दे रहा है। और रंध्र भी उपस्थित होंगे, अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। मीजोफिल जिसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं, ये अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये मीजोफिल टिश्यू है। एक जो हायर प्लांट होते हैं उसमें विभेदन शुरू हो जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का विभेदन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि पेलिसेड टिश्यू आपको इसमें दिखाई दे दे। प्रत्येक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में दिखाई देगा। एक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या में आपको विविधता दिखाई दे सकती है। केंद्र में आप देखेंगे ये समन पूल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जाइलम और फ्लेम। तो जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है। तो ये हमने देखा कि जो बीजाणुद्भिद होता है सिलिजिनेला का, जिसमें जड़, तना और पत्ती, उसकी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना आपको किस प्रकार की दिखाई देती है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है जो अंतर है मुख्य रूप से, एक तो राइजोफोर के बारे में जानकारी रखनी है जो किसी टेरिडोफाइटा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आपको जो लीफ के अंदर आपको जो लिग्यूल दिखाई दे रहा है उसकी संरचना आपको ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट है कि लाइकोपोडियम का जो स्टेम होता है उसके अंदर जो स्टील होता है या जो टिश्यू उत्तक होते हैं उनके अंदर आपको विविधता देखने को मिलेगी। अब हम एक टॉपिक इसी से लेने जा रहे हैं कि जैसा हमने पहले अध्ययन किया कि जो राइजोफोर है वो वास्तव में क्या है, इसके ऊपर मतलब ये संरचना जो पाई जाती है। तो थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइजोफोर का जो आकृतिक प्रकृति है या जिसका जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन करें। हमको ये ध्यान रखना है कि कुछ वैज्ञानिक इसे रूट मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रांच मानते हैं, और कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं, इसमें बॉवर सम्मिलित है, उसे न तो इसको जड़ मानते हैं, न इस राइजोफोर को तना मानते हैं, इसलिए उसे ऑर्गन सुई जेनेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक किस किस का समर्थन करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक जो ये मानते हैं कि राइजोफोर है वो एक रूट है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक इसमें ऐसे सम्मिलित है जो राइजोफोर को रूट मानते हैं? वॉन टिगम, गिब्सन 1902, वेबस्टर एंड स्टीव 1962 और सुसेक्स 1974। ये वैज्ञानिक ये मानते हैं कि राइजोफोर है वो एक जड़ है। इसके पक्ष में उन्होंने क्या प्रमाण दिए? पहला प्रमाण दिया कि जो जड़ होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। राइजोफोर भी हमने डायग्राम में देखा, नीचे की तरफ जा रहा है, जमीन की तरफ। जड़ों में पत्तियां एब्सेंट होती है, राइजोफोर में भी पत्तियां एब्सेंट होती है। दूसरा तर्क उनका ये है। तीसरा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर राइजोफोर और रूट की संरचना का हम आंतरिक रूप से अध्ययन करें तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये भी हमने जब टीएस का दोनों का कंपेरेटिव अध्ययन किया तो हमें उसमें देखने को मिल गया। जैसा कि वेबस्टर और स्टीव, इन्होंने ये माना कि राइजोफोर के अंदर रूट कैप भी देखने को मिल सकती है, एक प्रमाण इनका ये भी था। और ऑक्सीजन जो अभिगमन होता है राइजोफोर में वो रूट की तरह होता है। ये कुछ ऐसे प्रमाण थे। ये प्रमाण ये मानते हैं कि राइजोफोर जो सिलिजिनेला के अंदर पाया जाता है वो एक प्रकार का रूट है। दूसरा जो ग्रुप है वैज्ञानिकों का वो ये मानते हैं कि नहीं, राइजोफोर एक रूट न होके स्टेम है। उन्होंने कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक आप याद रखें, ब्रुकमैन 1905 एंड कुशिक 1954। ये दो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि नहीं, जो राइजोफोर है वो स्टेम है। कैसे? आप ये देखेंगे कि राइजोफोर की संरचना में रूट कैप और रूट हेयर आपको दिखाई नहीं देते हैं। जो भी जड़ें होती है उनकी उत्पत्ति हमेशा एंडोजीनस होती है। एंडोजीनस का मतलब पेरिसाइकिल से। लेकिन जैसे ही राइजोफोर का उन्होंने अध्ययन किया तो उसकी स्पीच जो उत्पत्ति है वो बहिर्जात या एक्सोजीनस हमें जिसे कहते हैं उस प्रकार से होती है, यानी जो उत्पत्ति होती है वो बाहरी टिश्यू से होती है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसका जो विकास है वो एंगल मेरिस्टेम से होता है, ठीक है। और एंगल मेरिस्टेम जो पार्ट है वो भ्रूणीय प्रोरोह है, एक प्रकार का एम्ब्रियोनिक शूट है, और इसकी जो आकृति है वो स्टेम के समान होती है। इसी प्रकार फॉस्टर और गिफोर्ड नामक वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली रूप से ये दर्शाया कि राइजोफोर एक प्रकार का फॉलियर शूट से राइजोफोर को हम कंट्रोल कंडीशन में विकसित कर सकते हैं, अतः ये एक स्टेम है। बॉवर और गोबेल उन्होंने दो वैज्ञानिक थे, जिसमें बॉवर का आप नाम ध्यान रख सकते हैं। बॉवर ये मानते हैं कि नहीं, राइजोफोर जो है जो न तो एक जड़ है न ही एक तना है, ये एक अलग प्रकार की संरचना है, और इसे उन्होंने नाम दिया ऑर्गन सुई जेनेरिस। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा जो अभी हमने आज जो टॉपिक पढ़े उसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइजोफोर की आकृतिक नेचर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर को आप एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन आपके 2 या 4 नंबर का भी
क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आपको अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से कि इसको रूट क्यों माना गया है, तना क्यों माना गया है और दोनों के बीच में भी इसको क्यों रखा हुआ है। तो आज हमने जो सिलेजिनिला है उसके बीजाणु उद्भिद का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब हम कल जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो में आपको इसके गैमेटोफाइटा के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।